दोस्तों, क्या आपने रेलवे ग्रुप डी 2024 के नोटिफिकेशन का फॉर्म भरा था? अगर आपने भी भरा था तो आपके लिए खुशखबरी इस बात का है कि रेलवे ने ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दिया है। ये एग्ज़ाम अब 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत सारे शिफ्टों में होकर के दिसंबर के लास्ट तक जाने वाला है। और ये एग्ज़ाम क्यों 1.5 महीना चलेगा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टोटल 32,438 पदों के लिए लगभग 1,08,00,000 से भी ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और आप सबको पता है कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे कंप्यूटर की भी ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से जो एग्ज़ाम है ये लंबा चलने वाला है। और आप सबको पता है कि ये जो मैटर है ये रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट में था, जो कि कैट ने इसको डेट दिया था 30 अक्टूबर का। तो ये सारी चीज़ें लोग रेलवे ने कैट ने ज़्यादा मतलब सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि रेलवे अपने जो फैसले हैं उस पर अडिग रहती है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करके रखे, सब्सक्राइब करके रखे, वो जानते होंगे कि मैं इस पर हमेशा से अपडेट दिया हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम बहुत पहले ही हो सकता है। इस पर ज़्यादा कोर्ट केस का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना तो रेलवे ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि इस पर कोई स्टे लगा है, और ना ही कोर्ट ने कोई ऐसा स्टे दिया हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम जो है आप देख सकते हैं इसकी डेट अनाउंसमेंट हो गई है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या आपके पास इतना समय है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए? तो इसी पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि क्या आप इस पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि टोटल जो पोस्ट है ये 32,438 पोस्ट है। फॉर्म जो भरे गए हैं ये 1,08,22,000 कुछ समथिंग है, ठीक है। और इसका जो पर सीट कंपटीशन है आप देख सकते हैं सीबीटी में ये 333 या फिर 34 बच्चों का है। लेकिन इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद भूल भी जाते हैं कि रेलवे का उन्होंने कोई फॉर्म भी भरा था। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड नहीं करते हैं, ना ही वो मेल चेक करते हैं, ना ही वो उस पर अवेयरनेस रहते हैं। अगर उनके घर पे एडमिट कार्ड आ गया तो एग्ज़ाम दिया, और वो भी घर के पास रहा तो दिया, नहीं तो दूर रहा तो तैयारी नहीं है तो वो भी नहीं जाने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी अब्सेंट रहने वाले हैं। तो आपका भी चांस बन सकता है इसका एग्ज़ाम पास करना। वैसे क्यों, इसके बारे में बताते हैं कि आपके पास अभी भी जो है लगभग 2 महीना 2.5 महीना बचा है, यानी कि 60 से 70 दिन का जो समय है इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ रिटन नहीं है, रिटन के बाद इंटरव्यू होने वाला है। और इस रिटन के बाद भी आपका जो एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू मैंने बोल दिया, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 32,438 से अगर हम लगभग 33,000 मान के चलते हैं, तो अगर इससे आप 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 से गुणा कर देते हो तो ये संख्या 1 लाख के पार चली जाती है। तो 1 लाख बच्चों में अपनी जगह आप बना सकते हो अगर आपके पास अभी भी टाइम है। अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रोसेस पर मैं बात कर लूँ तो आपको एग्ज़ाम जब डेट आएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा, ऐसा नहीं है कि आपका 17 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा। आपका 17 नवंबर को भी एग्ज़ाम हो सकता है और 17 से लेके 31 दिसंबर के बीच में कभी भी डेट आ जाएगा। और आप अपना ईमेल चेक करते रहना, उसी पर मैसेज देगा रेलवे कि इसी डेट को आपका एग्ज़ाम है। और जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा उससे 10 दिन पहले आप सिटी इंटीमेशन स्लिप खुद से डाउनलोड करेंगे। ध्यान रखना, रेलवे का कोई भी कर्मचारी आपके घर पे बाई पोस्ट कुछ भेजने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें समझ लेना। 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा और उस सिटी इंटीमेशन स्लिप की मदद से आप जान पाओगे कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में पड़ा है। और जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं उसी सिटी इंटीमेशन स्लिप की मदद से अपने एग्ज़ाम सेंटर तक सेकेंड क्लास रेलवे का स्लीपर का पास का रिजर्वेशन करा के जा और आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम डेट है उससे 4 दिन पहले आपका
आपका जो एडमिट कार्ड है ये भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसको आप हॉल टिकट भी बोलते हैं, इसको भी आप डाउनलोड 4 दिन पहले कर पाएंगे। जब आप इसको ले लेते हैं तो अब जब आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सवाल पूछे जाने वाले हैं, जो कि 100 सवाल पूछे जाने वाले हैं। और ये 100 सवाल आपका मैथमेटिक्स का 25 सवाल रहेगा, जनरल साइंस का 25 सवाल रहेगा, रीजनिंग का आपका 30 सवाल रहेगा। वही अगर आप जनरल अवेयरनेस का देखते हैं तो इसमें आपको टोटल 20 सवाल रहेगा। इस तरीके से 100 सवाल रहेंगे और MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, एक सही होगा और 3 गलत होगा, और जो सही होगा उसी को आपको टिक मारना होगा। और आपको बता दूं कि जब आप का एक प्रश्न में से एक नंबर सही हो जाता है तो उसमें आपको 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल गलत हो गया तो आपको 1/3 का जो निगेटिव मार्किंग है उससे आपका निगेटिव मार्किंग से काट लिया जाएगा। और इस CBT को जब आप दे लेते हैं तो आपका एक रिज़ल्ट आउट होगा। और आपको बता दूं कि एटलीस्ट 100 में से, जहां तक मुझे लगता है, ये भी आप ध्यान रखना कि कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो आपको इस एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क ये जान लो कि अगर आप UR यानी अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट है तो आपको 40% पासिंग मार्क है। और वही अगर आप OBC या फिर SC कैंडिडेट में आते हैं तो ये पासिंग मार्क आपका 30% है, और ST कैंडिडेट है तो ये पासिंग मार्क आपका 25% है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आपको इससे थोड़ा ज़्यादा जाना होगा अगर आपके इसके एग्ज़ाम को पास करना होगा। तो हर एक RRB का थोड़ा सा अलग अलग जो है कट ऑफ मार्क होगा। तो हो सकता है कि अगर आपकी कोई RRB ऐसी होगी जहाँ पे थोड़े कट ऑफ कम जा सकते हैं तो उसमें आपके थोड़े कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप UR या फिर EWS में आते हैं तो आप ध्यान रखना कि आपका जो कट ऑफ है ये 65 के ऊपर जा सकता है, तो आप इतना कम से कम नंबर लाना ही ज़रूरी है। वही अगर आप OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपका जो मार्क है 60 के आसपास आप मान के चलना। वही अगर आप SC कैंडिडेट में आते हैं तो आपका मार्क 50+ रखना। वही अगर आप ST में आते हैं तो आपका मार्क 50 या 48 के आसपास आप मान के चलना। तो इससे ज़्यादा ही करना, इससे कम नहीं करना। जब आप इसको पास कर जाते हैं तो आपको 3 गुना बच्चों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि फिजिकल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 32,438 पोस्ट है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल जो बच्चे हो जाते हैं ये लगभग 1 लाख के आसपास हो जाते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैं अंदाज़ा ये 1 लाख के आसपास हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि 1 लाख में आपका नाम आ सकता है। तो अभी भी आपके पास पहले चांस है कि इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो कर लो, बाद में फिजिकल का फिजिकल देखा जाएगा। तो जब आप इस रिटन को पास कर जाते हैं तो आपके पास अब टाइम है अपने जो है फिजिकल एग्ज़ाम को देने का। और आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल एग्ज़ाम में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रनिंग नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उसको लिए आप जो है जैसे ही रिटन एग्ज़ाम पास कर लेना, आप अपना जो है फिजिकल के लिए तैयारी करते रहना। चलिए थोड़ा सा फिजिकल की बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या फिजिकल होने वाला है। तो चूंकि ये ग्रुप D यानी लेवल 1 यानी थोड़े से हार्ड वर्क है तो इस वजह से यहाँ पे फिजिकल करवाया जाता है। नहीं तो मान लो कोई बच्चा घर से इतना सुकुवार है कि उसने घर से एक गिलास पानी तक से नहीं उठाया है, या कोई लड़की पापा की परी है उसने कुछ भी काम नहीं किया है और यहाँ पे रेलवे में आकर के बोला जाएगा कि आपको ये गिट्टी उठाना है या फिर ये आपको हेल्पर के रूप में ये सामान या ये जो है बोझा वहाँ पे रखना है, नहीं उठा पाओगे। तो इस वजह से रेलवे इसका फिजिकल टेस्ट करती है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आप इस फिजिकल को जान लो। तो अगर आप मेल है यानी आप लड़के हैं, आप पुरुष हैं, तो आपको 35 किलोग्राम का जो वजन है अपने कंधे पर रेलवे उठवाएगी और वो बोलेगी कि 100 मीटर की दूरी पर बिना रखे 2 मिनट के अंदर आप रख दो। मतलब नीचे आपको उतारना नहीं है, जैसे आप उतारोगे आप फेल हो जाओगे। तो आपको ये प्रैक्टिस अपने कर लेना है। 35 किलोग्राम का वजन आपको 100 मीटर दूरी पर ले जाकर रखना होगा 2 मिनट के अंदर। वहीं अगर आप महिला हैं तो आपको 20 किलोग्राम का वजन जो है अपने कंधे पर रखना है और
100 मीटर की दूरी पर 2 मिनट के अंदर रख लेना है। तो ये जो है वजन वाला हो गया। इसमें एक रनिंग भी है कि अगर आप 1000 मीटर की दूरी पर मतलब जो रनिंग है इसको आपको लगभग 4 मिनट 15 सेकेंड है, और इसी में आपको दौड़ लगा देनी है। 1000 मीटर की दूरी इसके टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है, यानी अगर आप बॉयज़ है या फिर आप पुरुष है, तो आपको ये करना है। अगर आप महिला है, आप लड़की है, तो आपको यही जो 1000 की दूरी है इसके लिए आपको 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोग रिटर्न में पास कर जाते हैं तो इसमें फेल हो जाते हैं। तो अगर आप पहले आप रिटर्न पास कर जाओ, फिर उसके बाद आपके पास चांस है कि इससे आप पास कर सकते हैं। तो जब आप इस रिटन ये जो फिजिकल है पास कर जाते हैं तो आपकी एक मेरिट बनेगी। और आपको बता दूं कि फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, मतलब आपको सिर्फ पास करना है, इसका कोई नंबर जुड़ता नहीं है। आपका नंबर सिर्फ रिटन में कितना आपने नंबर लाए हैं उसी बेस पर आपका जो है एक मेरिट बनने वाला है, और इससे आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। और जब इस रिटन को और फिजिकल को आप जब पास कर जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उस डॉक्यूमेंट में आपके सारे पेपर वही चेक किए जाएंगे जो आपने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन में लगाया हुआ है। वो चेक कर लेंगे, वो सब बराबर रहेगा तो आपको एक मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, और जिस मेडिकल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उस मेडिकल के आधार पर आपको रेलवे में एक पोस्ट दे दिया जाएगा जो कि रेलवे ग्रुप डी से है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। वहीं अगर आप सीसीए कैंडिडेट है, यानी अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है, तो आपको ये जो मार्किंग मैंने बताया सीबीटी का, ये बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे 20-22 नंबर पे भी सिलेक्शन हुए हैं बहुत सारे बच्चों का जो कि रेलवे से अप्रेंटिस किया है। तो आपको बता दूं कि रेलवे में जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है उसको 20% का जो सीटें हैं ये पूरी तरीके से रिजर्व है उनके लिए। तो वो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है इस एग्ज़ाम में पास करने का। और उनको एक फिजिकल जो टेस्ट होता है ये भी इनको देना नहीं होता है। वही अगर आप जो है कोई विकलांग कैंडिडेट है तो आपके लिए भी फिजिकल इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आप रेलवे में सिलेक्शन पा सकते हैं। और जब आप रेलवे में सिलेक्शन पा जाते हैं तो जो आपकी सैलरी है ये लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग हो जाएगी। और आपको बता दूं कि अभी ये 7th पे कमीशन है। 8वां वेतन आयोग आपका जनवरी 2026 में लगने वाला है। तो यही जो आपका वेतन 30 से 35 हज़ार है ये आपका बढ़ कर के हो सकता है कि 60 हज़ार 70 हज़ार हो जाएगा। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और आप रेलवे ग्रुप डी में जब लग जाते हैं तो आपको मैं प्रमोशंस की बात कर लेता हूं कि क्या क्या प्रमोशन है। तो आप रेलवे ग्रुप डी से रेलवे ग्रुप सी में प्रमोट हो सकते हैं, वो भी जीडीसी यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। वो भी रेलवे में लगने के आपका जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप ज्वाइनिंग हो जाती है, तो यानी आप मान के चलो कि डे 1 से ही आप रेलवे में एलिजिबल हो जाते हैं हायर पोस्ट के लिए। यानी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आप आसानी से स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। आप अगर 12th पास है तो आप टीटी बन सकते हैं। अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है तो आज आप इजीली मेरी तरह लोको पायलट बन सकते हैं, या फिर आप टेक्नीशियंस बन सकते हैं। इस तरीके से आप हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो आप इजीली आप जेई बन सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते आपके इस रेलवे ग्रुप डी से बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो गए तो आपको उसी में जीवन भर यानी रिटायरमेंट काम करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हेल्पफुल रहा तो आप मुझे एक लाइक करके मोटिवेशन दे सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा देना जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ आपको वैल्यू वाले कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ और आपको रेलवे में एक गाइडेंस दे करके ज्वाइनिंग करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।